हेलो, मैं विवेक गुप्ता। आज एक नया सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह डिप्लोमा में भी और एसएससी जेईई में काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर। इस स्टील स्ट्रक्चर को हम DSMS के नाम से भी जानते हैं। DSMS को ये शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DSMS। फुल फॉर्म इसका होता है डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर। इस DSMS के अंतर्गत हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं इसको डिस्कस करते हैं। उस सिलेबस को हमने लिख लिया है, उसको देखते हैं कौन कौन से सिलेबस हमें पढ़ने हैं। पहला है स्टील स्ट्रक्चर में, सिलेबस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम स्टील के बारे में जानेंगे, जैसे माइल्ड स्टील, HYSD, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन, इन सबों के बारे में जानेंगे। उसके बाद से जनरल डिज़ाइन कंसिडरेशन में हम ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में पढ़ेंगे कि कितने ग्रेड के स्टील होते हैं। उसके बाद से फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे कि डक्टाइल मटेरियल के फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ब्रिटल मटेरियल के फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या क्या होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे DSMS के सब्जेक्ट में कनेक्शंस में हम रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन पढ़ते हैं। कनेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज कनेक्शन इज फेल। किसी भी स्ट्रक्चर का अगर कनेक्शन फेल हो जाता है तो होल स्ट्रक्चर इज अ फेल, पूरा स्ट्रक्चर ही फेल हो जाएगा। कनेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं फिर कहूँगा कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है DSMS में, ठीक है। उसके बाद से हम टेंशन मेंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर पे के लोड कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर कंप्रेशन मेंबर में हम पढ़ेंगे एल इफेक्टिव होते, इसको प्रभावी लंबाई बोलते हैं। लेमडा को सिलेंडरनेस रेशियो कहते हैं। RYY और RXX है, इसको रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। इन सबों के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिर लेसिंग मेंबर डिज़ाइन पढ़ेंगे, बैटन की डिज़ाइन पढ़ेंगे। उसके बाद से आता है बीम भी पढ़ेंगे, उसको फ्लेक्सुरल मेंबर, बेंडिंग इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से फिर एक और जो इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर SSC जेईई के मेंस में पूछा जाता है, गैंट्री ग्राइंडर। उसके बाद से है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जैसे रूफ ट्रस, एक ही में रूफ ट्रस और परलिन्स। तो हम पहला चैप्टर जो पहला चैप्टर है हमारा, वो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बताया था। इंट्रोडक्शन में माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन के बारे में हम एक बार पढ़ते हैं क्या है कैसे है। पहला चैप्टर हम डालते हैं, मतलब पहला चैप्टर हम डालते हैं नाम और लिखते हैं क्या है पहला चैप्टर में, और उसको पूरा पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कौन कौन से इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है, ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन 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 पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में एक जो कि DSMS में हमें कोडल प्रोविज़न को भी ध्यान देना है। जो कोड, इसमें काफ़ी कोडे हैं, जैसे RCC में भी पढ़े होंगे IS कोड के बारे में। IS का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। इस इंडियन स्टैंडर्ड कोड में हम स्टील के कोडल प्रोविज़न के बारे में इंट्रोडक्शन में हम IS कोड, जैसे IS कोड, IS का मतलब होता है फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड। इस IS कोड 800207 के अंतर्गत हम स्टील में कोडल प्रोविज़न यूज करते हैं, मतलब इस कोडल प्रोविज़न यूज करते हैं स्टील में। पूरा स्टील के अंतर्गत स्टील स्ट्रक्चर में जनरली यही कोड यूज करते हैं। जनरल डिज़ाइन कोड है, इसको जनरल डिज़ाइन कोड भी बोलते हैं। जनरल डिज़ाइन कोड बोलते हैं, मतलब स्टील कोडल प्रोविज़न, यही स्टील में कोडल प्रोविज़न यूज होता है। अब आप एक और इसमें नाम सुनेंगे स्टील टेबल के बारे में। उसके लिए हम जो कोड यूज करते हैं वो यूज करते हैं 8081989 स्टील टेबल। यही स्टील टेबल हम यूज करेंगे, इस कोडल का ये स्टील टेबल यूज करेंगे, ठीक है। इस स्टील टेबल में I सेक्शन, T सेक्शन, चैनल सेक्शन,
के पैरामीटर के बारे में हमें जानकारी होगी। उस पैरामीटर के अंतर्गत हम जैसे वेट ऑफ सेक्शन, उस सेक्शन का वेट ऑफ सेक्शन। दूसरा है डायमेंशन ऑफ द सेक्शन, डायमेंशन ऑफ द सेक्शन। तीसरा है जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। इस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत पहला आता है विड्थ, दूसरा आता है थिकनेस, तीसरा आता है रेडियस ऑफ gyration। इस स्टील टेबल के अंतर्गत हम इतनी चीज़ों की जानकारी उससे लेते हैं। आइए पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा स्टील के बारे में जानते हैं। स्टील क्या होता है, स्टील की एक डिफिनीशन लेते हैं। स्टील क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। स्टील क्या होता है, देखिए स्टील एक एलॉय होता है। अभी एलॉय के बारे में बताते हैं। स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन with varying carbon content from 0.10% to 1.1%। मतलब स्टील एक एलॉय है। आयरन के साथ आयरन और कार्बन का एक एलॉय है, ठीक है, जिसमें कार्बन स्टील एक एलॉय है आयरन का। ये वैरी करता है कार्बन कंटेंट के हिसाब से। कार्बन कंटेंट को वैरी करके वेरियस टाइप के स्टील हम देखेंगे। आइए देखते हैं पहला कितने टाइप्स के स्टील होते हैं वो देखते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, क्योंकि कार्बन कंटेंट, इस कार्बन कंटेंट के आधार पे ही हम स्टील के विभिन्न प्रकार के स्टील को देखते हैं। इस कार्बन कंटेंट का, ठीक है। अब उस कार्बन कंटेंट के आधार पर उसके पहले हम थोड़ा एलॉय कार्बन कंटेंट, ठीक है, उसके पहले हम एलॉय के बारे में जानते हैं। एलॉय क्या होता है? एलॉय के हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। अभी मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु दो मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक है। एलॉय दो मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक है। एलॉय इसलिए बनाते हैं ताकि उस सेक्शन का स्ट्रेंथ, कोरेजन से रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ बढ़ सके, कोरेजन से रेजिस्टेंस मिल जाए, लोड कैरिंग कैपेसिटी अधिक हो जाए उस मेंबर की, इसलिए उसमें एलॉय किया जाता है, दो मेटल का मिक्सचर किया जाता है, ठीक है। तो स्टील की डिफिनीशन क्या हो गई? इट इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन विथ वेरिंग कार्बन कंटेंट फ्रॉम 0.10% टू 1.1% ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट। अब कार्बन कंटेंट के आधार पर कितने टाइप्स के स्टील को बांटा गया है उसको देखते हैं। पहला बात करते हैं लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है पूरे स्टील के सेक्शन में, लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वो 0.1 से 0.25% ऑफ कार्बन होता है। दूसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है इससे थोड़ा सा अधिक होता है, वो 0.20 से 0.60% ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। तीसरा है
तीसरा है हाई कार्बन स्टील। इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा 0.6 to 1.1% ऑफ कार्बन होता है। तो जैसा हमने कहा था कि 0.1% से 1.1% तक कार्बन वेरी करता है, उसी के अनुसार ये वेरी किया। देखिए 0.1% से 1.1% तक। इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। और भी एक क्लासिफाइड किया गया है, उस क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेम, किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ नेम के आधार पर कार्बन को बांटा गया है। जैसे उसमें आता है पहला आता है रॉट आयरन, ROUGHT, रॉट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो होता है लेस देन, मतलब 0.15% ऑफ कार्बन। उसके बाद होता है दूसरा होता है वो होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.25% ऑफ कार्बन। थर्ड होता है कास्ट आयरन को में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 2% से 4% होता है ऑफ कार्बन। कार्बन का कंटेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चौथा होता है पिग आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 3.5 to 4.5, 4.5% ठीक है। अब हिंदी जान लेते हैं, किसका क्या हिंदी होता है। रॉट आयरन को शायद पिटवा लोहा कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट आयरन देखिए, कॉस्ट आयरन को ढलवा लोहा कहते हैं। ढलवा लोहा मतलब मोल्डेड लोहा, मोल्डेड किया गया इस लोहे को, ठीक है। पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा। अब इसमें इंजीनियरिंग की दृष्टि से जो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है उसके दृष्टि से कौन सा स्टील ज़्यादा यूज किया जाता है, उसमें हम माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, क्योंकि इस माइल्ड स्टील का फेल्योर डक्टाइल होता है, इसीलिए माइल्ड स्टील ही यूज ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि कार्बन का कंटेंट बढ़ाने या घटाने से स्टील की प्रॉपर्टी पे क्या चेंजेस होते हैं। तो आइए नोट करके लिखते हैं। नोट में इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीजेस देन क्या प्रभाव पड़ता है अगर कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करते हैं मेंबर में, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है स्टील की प्रॉपर्टी पे। आइए उसको देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला है डक्टिलिटी विल बी। कार्बन की कंटेंट को बढ़ाने पे स्टील की प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला जो इफेक्ट है वो होता है डक्टिलिटी विल बी डिक्रीजेस। डक्टिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है। अगर कार्बन का कंटेंट जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे स्टील की डक्टिलिटी कमज़ोर होती जाएगी। अब जैसा डक्टिलिटी आप जानते हैं डक्टिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी किसी पदार्थ का वह गुण होता है, जैसे किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा उस पदार्थ पर टेंशन फोर्स लगाकर उसे खींच रहे, टेंशन फोर्स लगाते हैं जिससे उस पदार्थ में अस्थायी रूप से वो पतले तार के रूप में कन्वर्ट हो जाए, मतलब एक पतले तार के रूप में कन्वर्ट हो जाए पर फेल्योर ना हो, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। तो डक्टिलिटी किसी पदार्थ का वह गुण होता है
जिसके द्वारा उस पदार्थ पर टेंशन फोर्स लगाकर उसे स्थायी रूप से परमानेंट एक थीन वायर, एक पतले तार के रूप में बनाया जाता है, जिसे डक्टिलिटी कहते हैं। तो अगर किसी मेंबर में, अगर किसी स्ट्रक्चर स्टील में अगर हम कार्बन का कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं तो उसकी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा है टफनेस विल बी डिक्रीजेस, टफनेस भी डिक्रीज हो जाता है। क्या है दूसरा? दूसरा है टफनेस विल बी डिक्रीजेस। अगर कार्बन का कंटेंट हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उस स्टील का टफनेस भी डिक्रीज हो जाएगी। अब टफनेस जानते हैं क्या होता है? टफनेस जो होता है वो एक प्रकार का एब्जॉर्ब एनर्जी होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है बिफोर द फ्रैक्चर। इसको डिफिनीशन में अच्छे से समझते हैं। इम्पैक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है बाय द बॉडी ड्यू टू इम्पैक्ट लोड विद आउट फ्रैक्चर इज नोन एज टफनेस। टफनेस की डिफिनीशन छोटी सी लिखते हैं कि टफनेस होता क्या है, तो ये इसके बारे में देखते हैं। इम्पैक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ड्यू टू impact load without fracture is known as toughness is known as toughness। मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर द फ्रैक्चर होने से पहले जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस मटेरियल में, उसे कहते हैं टफनेस। तो टफनेस भी डिक्रीज हो जाता है, कार्बन का कंटेंट बढ़ाने से टफनेस भी डिक्रीज हो जाती है। तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीजेस। इसमें अब थर्ड आ जाइए, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इंक्रीज। स्टील की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, लेकिन कौन सी स्ट्रेंथ? अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, कार्बन कंटेंट बढ़ाने से स्टील की अल्टीमेट स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फोर्थ है हार्डनेस विल बी इंक्रीजेस। हार्डनेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हार्डनेस बढ़ जाती है, मतलब कार्बन का कंटेंट जैसे जैसे बढ़ाएंगे उस मेंबर की हार्डनेस, मतलब उस सेक्शन की हार्डनेस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हार्डनेस जैसा जानते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ सतह पर आने वाले किस फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का विरोध करे, उसे हार्डनेस कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ का वह गुण जिस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ की सतह पर आने वाले फ्रिक्शन फोर्स का विरोध करे, उसे हार्डनेस कहते हैं। तो अब इसी जैसे अब इसी तरह जिसका जस्ट उल्टा होगा, कार्बन कंटेंट अगर डिक्रीज करें तो इसका जस्ट अपोजिट, ये इंक्रीज कर जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। यही हम स्टील ये कार्बन कंटेंट बढ़ाने या घटाने पे हम समझे। अगर कार्बन कंटेंट बढ़ रहा है तो ये सब सही होगा, अगर कार्बन कंटेंट घट रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब हम अगला पढ़ते हैं स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसे हम फील करें, टच करें, ठीक है। मटेरियल की मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का सीधे मतलब होता है कि उस मटेरियल को हम टच करके बता दें। जैसे टेम्परेचर किसी भी मटेरियल को हम छू देंगे तो बता देंगे इसका टेम्परेचर हाँ गर्म है, ठंडा है। उसकी डेंसिटी, उसकी वेट को तौल के बता लेंगे। तो ये स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम टच करें। सीधे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जिसे हम टच करें, फील करें, छू लें, वही स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टी सभी ग्रेड
सभी ग्रेड की स्टील के लिए सेम होता है। हम एक बार फिर बता रहे हैं, स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टी सभी ग्रेड की अगर स्टील हो सबके लिए फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। चाहे माइल्ड स्टील की बात करें, चाहे माइल्ड स्टील की बात करें, चाहे HYSD की बात करें, HYSD की बात करें, ग्रेड से फिजिकल प्रॉपर्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सभी के लिए सेम होता है। तो स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर ऑल ग्रेड इज फॉर, लिख दीजिए, फॉर ऑल ग्रेड आर इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड। सीधे सीधे समझ, सभी ग्रेड के लिए स्टील की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, उसमें आता है डेंसिटी, स्टील की डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बताते हैं, स्टील की डेंसिटी के बारे में, ठीक है, स्टील की डेंसिटी के बारे में बताते हैं। अब स्टील की डेंसिटी कितनी होती है? 7850 kg पर मीटर क्यूब, ठीक, ये स्टील की डेंसिटी होती है। लेकिन कभी कभी ये स्टील की डेंसिटी न्यूटन में भी पूछ लेती है, ठीक है, न्यूटन में एग्जाम को पूछ लेता है। तो कुछ नहीं करते हैं, बस 7850 में 9.81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आ जाएगा वो स्टील की डेंसिटी होगी न्यूटन में। जैसे अब जिस हमको पद्धति में पूछेगा उसमें कन्वर्ट कर देंगे। ऐसा हम जानते भी हैं, अगर कोई डेंसिटी या मास को अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो चीज़ न्यूटन में चेंज हो जाती है। तो हमने इस डेंसिटी या मास को अगर उस डेंसिटी या मास को अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वो चीज़ हमारा न्यूटन में चेंज हो जाता है। तो स्टील की डेंसिटी 7850, तो पहली प्रॉपर्टी हम देख लिए, डेंसिटी, स्टील की डेंसिटी 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब स्टील की डेंसिटी तो जान लिए, अब स्टील की डेंसिटी जिस पद्धति में पूछेगा उसमें हम निकाल लेंगे। जैसे हमें न्यूटन में पूछ रहा है तो किसी भी डेंसिटी, अगर किसी की डेंसिटी या मास में अगर हम जी से पता गुणा कर दें तो हमको पता है वो चीज़ किस में हो जाएगा, न्यूटन में। अब दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कोई ग्रेड हो, ये फिजिकल प्रॉपर्टी तो कोई ग्रेड हो, Fe 415 हो, 250 हो, HYSD हो, Fe 500 है, किसी की बात करें तो सभी के लिए, सभी स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान, ES का मान हम 2 × 10⁵ मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm² होगा, सभी ग्रेड के स्टील के लिए होगा, ठीक है। थर्ड है स्पेसिफिक ग्रेविटी। थर्ड है क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी।